दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान में अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं और आज हमारा 542 नंबर का लेक्चर। आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो पूरे 16,260 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। और आज हमने जो टॉपिक चूज किया है ईंधन यानी फ्यूल जिसे आप कहते हैं, ईंधन से संबंधित दोस्तों बहुत सारे सवालों को लेकर हाजिर हूं आपकी क्लास में और बहुत बेहतरीन सवाल हैं ये सब। ऐसे ही सवाल हूबहू आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो अगर आप क्लास में बने रहेंगे तो बहुत कुछ आपको सीखने समझने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे। अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ इतना भरोसा कीजिएगा कि जो इंसान फ्री में इतना अच्छा कंटेंट दे सकता है, बिना पैसे का इतना अच्छा पढ़ा सकता है, वो इंसान अपनी पेड क्लास के लिए कितना मेहनत करता होगा। ठीक है, तो आप आइए एक बार ज्वाइन कीजिए हमारे स्टडी 91 ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कीजिए और हमारी क्लास को ज्वाइन करके देखिए, डेमो देखिए, फिर जो है आप क्लास ज्वाइन कीजिए। आपको लगेगा कि वाकई एक एक विषय को कितने बेहतरीन ढंग से पढ़ा जा सकता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखिए ऐसे ही सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। मान लीजिए परीक्षा में सवाल आया कि ठोस, द्रव और गैसीय ईंधन में से कौन सा ईंधन सबसे अच्छा माना जाता है। बताइए भाई, ईंधन तो सब है लेकिन कौन सा ईंधन दोस्तों सबसे अच्छा माना। एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए ठोस की बात करें, जैसे ठोस में कोयला ले लिया आपने, ठीक है, कोयला ले लिया या फिर लकड़ी वगैरह ले लिया, गोबर के उपले वगैरह ले लिया, ये भी तो ईंधन का काम करते हैं। ठीक है, ये ठोस रूप हो गया। इसी तरह से द्रव रूप में आपने क्या ले लिया, केरोसिन ऑयल ले लिया, ठीक है, केरोसिन तेल ले लिया या फिर डीजल वगैरह ले लिया। ठीक है, या फिर गैस वाले में दोस्तों जैसे आपने ले लिया हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो इसी तरह से दोस्तों इसके अलग अलग एग्जांपल हैं। इन तीनों में ठोस, द्रव और गैस ईंधन जो है, इनमें सबसे अच्छा कौन सा है तो सब ईंधन, लेकिन सबसे अच्छा दोस्तों होता है गैसीय ईंधन। ठीक है, नंबर एक पर हम किसे लेते हैं दोस्तों, सबसे बढ़िया जो ईंधन होता है वो होता है दोस्तों गैसीय ईंधन होता है। ये आप याद रखेंगे, सबसे ठोस, द्रव, गैस में सबसे अच्छा कौन सा होता है, गैसीय ईंधन होता है। क्यों अच्छा होता है ये भी पढ़ लेते हैं। खरा, ईंधन के कैलोरी मान की इकाई क्या होती है। क्यों अच्छा होता है जानने के लिए आपको कैलोरी मान जानना पड़ेगा, कैलोरी मान। ठीक है, तो ईंधन का जो कैलोरी मान होता है उसकी इकाई क्या होती है, उसकी यूनिट क्या होता है, किस में उसकी माप की जाती है, तो इसकी माप की जाती है किलो जूल प्रति किलोग्राम में। ठीक है, कितना, किलो जूल। किलो जूल मतलब हो गया के फॉर किलो, जे फॉर जूल, प्रति किलोग्राम। ठीक है, प्रति किलोग्राम। ठीक है, प्रति किलोग्राम यानी किलो जूल प्रति केजी में दोस्तों इसकी माप की जाती है। ये दोस्तों आप याद रखिएगा। ठीक है, इसकी माप इसी में किया जाता है, याद रखेंगे। अब जो अगला सवाल बनता है वो सवाल ये बनता है, सुनिएगा, कि किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, क्या लिखा दोस्तों, सबसे ज्यादा ऊष्मीय मान जो है यह किस ईंधन का होता है, तो याद रखेगा हाइड्रोजन गैस का। ठीक है, हाइड्रोजन गैस जो है दोस्तों, इसको तो वैसे भी ज्वलनशील गैस कहते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको वैसे भी हम इसको ज्वलनशील गैस के रूप में जानते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन क्या है, एक प्रकार की ज्वलनशील गैस है और इसका ऊष्मीय मान सबसे ज्यादा होता है। कितना, तो याद रखेगा लगभग 1,41,000, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है लेकिन ऐसे मोटी मोटा याद रखेगा, 1,41,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। ठीक है, ये दोस्तों इसका ऊष्मीय मान है। इतना ऊष्मीय मान तो किसी का नहीं होता है, तो सबसे टॉप पर दोस्तों कौन है, ये आता है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। चलिए एक सवाल और परीक्षा में आता है, ज्वलन ताप किसे इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। ज्वलन ताप दोस्तों किसे कहते हैं, ज्वलन ताप का मतलब है वह टेम्परेचर जिस पे कोई चीज जलना प्रारंभ कर दे। ठीक है, लिखिएगा वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना आरंभ कर दे। ठीक है, जलना आरंभ कर दे, उसी को क्या कहा जाता है, उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहा जाता है। जलना शुरू कर दिया तो ज्वलन ताप हो गया। बहुत आसान सा है, इसको समझिएगा। अगला दे रहा दहन, एक शब्द देता दहन, पूछता दहन दोस्तों कैसी अभिक्रिया है। देखिए दहन के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है, बिना ऑक्सीजन के दहन संभव नहीं है। ठीक है, तो लिखिएगा दहन हेतु ऑक्सीजन आवश्यक है। ठीक है, ऑक्सीजन आवश्यक है, यानी बिना ऑक्सीजन के दहन संभव है क्या, हो ही नहीं सकता।
कोई चीज जल ही नहीं सकती। अरे आप मोमबत्ती लेकर के गिलास से ढककर देखते हो, मोमबत्ती बुझ जाती। क्यों बुझ जाती भाई? गिलास में जितना ऑक्सीजन रहता है उतने समय तक मोमबत्ती जलती है, जैसे ऑक्सीजन कम खत्म हो जाती है मोमबत्ती बुझ जाती है। तो बिना ऑक्सीजन के दहन संभव नहीं है, ये बात याद रखेगा। अब दहन कैसी अभिक्रिया है? क्योंकि ऑक्सीजन जरूरी है इसलिए इसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ये कैसी अभिक्रिया है? तो परीक्षा में आपको ऑप्शन मिलेगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। क्या मिलेगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, या कभी कभी एक ऑप्शन और भी मिल सकता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या मिल सकता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। ऊष्मा भी तो निकलेगी इससे, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया अगर ये आ जाए दोस्तों तो आप इसे भी जवाब मान सकते हो। वैसे सबसे बेहतर आंसर तो ऑक्सीकरण वाला है, ये आप ध्यान में रखेंगे। रॉकेट ईंधन में दोस्तों किसका, रॉकेट ईंधन को क्या कहा जाता है दोस्तों? रॉकेट ईंधन को दोस्तों प्रणोदक कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉकेट के अंदर जो ईंधन होता है उसे हम क्या कहते हैं? रॉकेट के अंदर जो ईंधन होता है उसे हम प्रणोदक कहते हैं, प्रणोदक। और प्रणोदक क्या करता है दोस्तों? तो प्रणोदक की खासियत, प्रणोदक भी एक तरह का ईंधन होता है। प्रणोदक की खासियत होती है कि जितना ज्यादा तेजी से जलता है दोस्तों, जितना या कह सकते हैं इसके जलने पर बहुत तेजी से गैस का उत्सर्जन होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में, और गैस ही वो पीछे धकेलता है और उसी के फलस्वरूप दोस्तों रॉकेट आगे जाता है, जिसे आप संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। तो आप याद रखेंगे यहां पर प्रणोदक के जलने के फलस्वरूप लिखेगा, प्रणोदक के जलने के फलस्वरूप क्या निकलती है? गैस एवं ऊर्जा का उत्सर्जन, गैस एवं ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ठीक है। गैस एवं ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। गैस और ऊर्जा दोनों निकलती हैं दोस्तों प्रणोदक के जलने के फलस्वरूप, ये आप याद रखेंगे। कोल गैस हो गया, तारकोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इनमें से कौन सा प्राकृतिक ईंधन है? ठीक है, जो प्राकृतिक ईंधन वो कौन सा है दोस्तों? तो याद रखेगा पेट्रोलियम, ठीक है। पेट्रोलियम जो है दोस्तों ये प्राकृतिक ईंधन कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों प्रकृति में एक अलग स्वरूप में पाया जाता है। लेकिन ये जो कोल गैस दे दिया है, कोल गैस मैं आपको बता दूं, कोल गैस दोस्तों कोयला के जलने के फलस्वरूप, ठीक है, कोयला के जलने के कारण उत्पन्न, ठीक है। जब कोयला जलता है तब क्या पैदा होता है? तब कोल गैस पैदा होता है। तो कोई प्राकृतिक ईंधन नहीं है। तो कोयला प्राकृतिक ईंधन है, लेकिन कोल गैस प्राकृतिक ईंधन है। ध्यान दीजिएगा, अगर प्राकृतिक ईंधन की बात होती तो याद रखेगा जो कोयला है ये तो प्राकृतिक ईंधन है, लेकिन कोल गैस प्राकृतिक ईंधन नहीं। क्यों? क्योंकि कोयला के जलने के फलस्वरूप ही तो ये कोल गैस पैदा होती है। इसी तरह से ये जो तारकोल दिया है, ठीक है, ये तारकोल क्या होता है दोस्तों? ये पेट्रोलियम के ही एक तरह से उप उत्पाद आप मान सकते हैं। तारकोल जो है दोस्तों ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये पेट्रोलियम का उप उत्पाद आप इसे कह सकते हैं, ठीक है, उप उत्पाद आप इसे कह सकते हैं। ये आप याद रखेंगे जो तारकोल होता है, ठीक है। कौन सा जीवाश्म ईंधन है? किसे दोस्तों आप जीवाश्म ईंधन कहते हैं? जीवाश्म ईंधन का सबसे अच्छा उदाहरण है आपका बायोगैस। हाँ, इससे अच्छा उदाहरण क्या ही मिलेगा जीवाश्म ईंधन का सबसे, या और भी आप ले सकते हैं। आप कोयला ही ले लो। कोयला भी तो दोस्तों वनस्पतियों के लंबे समय तक, हजारों लाखों वर्षों तक ये वनस्पतियां जमीन में दबी रही और ताप दाप के फलस्वरूप दोस्तों इनका रूप परिवर्तन हो गया, तभी तो कोयला बन गया। तो ये कोयला भी दोस्तों एक तरह का जीवाश्म ईंधन है। ये जो आप पेट्रोलियम की बात कर रहे हैं ये भी दोस्तों जीवाश्म ईंधन है। आप जो प्राकृतिक गैस की बात करते हैं, प्राकृतिक गैस, यह भी दोस्तों क्या है? एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन है। आप इसे भी दोस्तों जीवाश्म ईंधन कहते हैं, ठीक है। या एक चीज और इसी के साथ आप याद रखिए, बड़ा अच्छा सा बात है, ये जीवाश्म ईंधन होने के साथ साथ गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में गिने। इनको नवीकरणीय इनका नहीं किया जा सकता। नवीकरणीय मतलब क्या होता है? जिसको फिर से पैदा किया है। अरे भाई कोयला जमीन से खत्म हो गया तो खत्म हो गया, कहां से पैदा कर दोगे? कोई टाइम मशीन तो नहीं कि घुमा दिया और लाखों साल बीत गए। समझिए बात को। यानी ये जो हमारे पास ईंधन है ये लिमिटेड मात्रा में हमारे पास है, अनलिमिटेड मात्रा में नहीं है। जैसे सोलर एनर्जी, आप जितना चाहिए यूज करो, जब तक सूर्य तब तक यूज, जब सूर्य नहीं रहेगा तो आप भी तो नहीं रहोगे, ये धरती नहीं रहेगी, ठीक है। पल भर में सब कुछ दोस्तों हिमाच्छादित हो जाएगा, तो जीवन का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो वो जो है दोस्तों वो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है।
वायु द्वारा आप पवन चक्की लगाकर जो बिजली पैदा करते हैं वो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ज्वार भाटा में ज्वार भाटा हो रहा है, ये समुद्र के लहरों से दोस्तों जो बिजली पैदा, नवीकरणीय बंद नहीं होने वाला, वो हमेशा चलता रहेगा। या आप देखिए जहां पे नदियों का जल रोक करके बड़े बड़े दोस्तों टरबाइन के ऊपर गिरा करके टरबाइन घुमाया जाता है और उससे बिजली पैदा होती है, वही नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। लेकिन ये जो है दोस्तों ये गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, क्योंकि ये सब समाप्त हो सकते हैं। तो गैर नवीकरणीय में, ठीक है, जो समाप्त हो सकते हैं, ठीक है, समाप्त हो सकने वाले, ठीक है, हो सकने वाले जितने भी आइटम होते हैं सब दोस्तों ही रखे जाते हैं, गैर नवीकरणीय वाले श्रेणी में रखे जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे, बढ़िया सवाल है। करा प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक दोस्तों कौन से होते हैं? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है? जो नेचुरल गैस जिसे आप कहते हैं उसका मुख्य घटक दोस्तों कौन से होते हैं? कई होते हैं। मेन तो होता है मीथेन, मीथेन के बाद इथेन, इथेन के बाद प्रोपेन, प्रोपेन के बाद ब्यूटेन, ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैं प्राकृतिक गैस की जब बात करें तब हम इसकी बात, जब इसके अंदर पूछ दे एलपीजी में कौन सा, एलपीजी आप कहते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस को एलपीजी कहा जाता है। पेट्रोलियम गैस को लिक्विड रूप में, द्रवित रूप में जब भर दिया जाता है, कहीं पर स्टोर कर दिया जाता है तो उसे कहा जाता है। अभी आगे सवाल आएगा, करा किस खनिज को बरीड सनराइज कहते हैं? क्या कहते हैं? बरीड सनराइज। हो सकता है आप ये शब्द पहली बार सुन रहे हो और क्लास में आने के बाद कुछ ना कुछ नया तो मिलता रहता है। ये हम कोयला को कहते हैं, कोयला को बरीड सनराइज कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, कोयला को। और कोयला के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? तो लिखिएगा, कोयला में एक होता है पीट कोयला, एक होता है बिटुमिनस कोयला, एक होता है लिग्नाइट कोयला, एक होता है एंथ्रेसाइट कोयला। सबसे अच्छा क्वालिटी जो होता है वो एंथ्रेसाइट का होता है। ठीक है, सबसे बढ़िया, सबसे खराब जो कोयला होता है वो पीट कोयला होता है, बाकी ये दो बीच वाले। ठीक है, तो इसको समझिएगा। कोयला, तो कोयला को हम लोग बरीड सनराइज भी कहा जाता है, या कोयला को हम दबी हुई धूप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बरीड सनराइज को ही दूसरा नाम क्या है? दबी हुई धूप। ठीक है, दबी हुई धूप को हम क्या कहते हैं? कोयला के नाम से जानते हैं, इसी बरीड सनराइज इसीलिए इसको नाम दिया गया। ठीक है, उसका अर्थ जो है वो बता रहा हूं। करा किस गैस का ईंधन मान अधिकतम होता है? अभी पीछे तो बताया था, चाहे ईंधन मान लिखिए चाहे उष्मीय मान लिखिए, पीछे बताया था कि किसका उष्मीय मान सबसे ज्यादा होता है। तो आपको समझाया था कि भैया हाइड्रोजन का उष्मीय मान जो है ये सबसे ज्यादा माना जाता है। नंबर 1 पर हाइड्रोजन का 1,41,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। कितना बताया था? 1,41,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। ठीक है, ये दोस्तों हाइड्रोजन का उष्मीय मान है। मैंने कहा सबसे ज्यादा इसी का होता है। नंबर 2 पर दोस्तों तब आ जाता है प्राकृतिक गैस। नंबर 2 पर दोस्तों आ जाता है प्राकृतिक गैस, तब उष्मीय मान प्राकृतिक गैस का ज्यादा होता है। इसके बाद दोस्तों गैसोलीन का नाम आता है, और इसके बाद दोस्तों चारकोल वगैरह आते हैं। क्या आते हैं? चारकोल वगैरह आते हैं, लास्ट में आते हैं। ठीक है, तो इनका थोड़ा सा क्रम भी आप याद रखेंगे, कभी कभी पूछ देता है। मान लीजिए हाइड्रोजन नहीं दिया तो हाइड्रोजन के बाद सबसे ज्यादा उष्मीय मान किसका होता है? तो गैसोलीन का नहीं, हाइड्रोजन के बाद प्राकृतिक गैस का ज्यादा होता है, फिर गैसोलीन है, फिर चारकोल वगैरह है। ये उनका एक क्रम है, तो इसको आप जरूर जो है ध्यान में रखेंगे। करा घरेलू उपयोग में लाई जाने वाली जो बायोगैस है, या फिर जिसे आप गोबर गैस कहते हैं, करा इसका मुख्य घटक क्या? गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो गोबर गैस में मीथेन होता है। गोबर गैस में फिदे फिदे क्या होता है? मीथेन होता है। मीथेन को CH4 से डिनोट किया जाता है। बायोगैस का सबसे मेन एलिमेंट जो है मीथेन है। जैसे एलपीजी में आप ब्यूटेन और प्रोपेन पढ़ते हैं, उसी तरह से बायोगैस में मीथेन होता है, ये आप याद रखेंगे। और मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? मार्स गैस भी कहते हैं। ये दलदली भूमि में पाई जाती है। ठीक है, दलदली भूमि में पाई जाने वाली, ठीक है, पाई जाने वाली यह गैस है दोस्तों, तो इसे मार्स गैस भी कहा जाता है। मीथेन को CH4 इसका रासायनिक नाम है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। करा बायोगैस के मुख्य संघटक दोस्तों, संघटक गैसें दोस्तों कौन कौन सी? बायोगैस की मुख्य संघटक, तो मेन पे तो दोस्तों मीथेन हो गया, तो मीथेन के साथ इथेन जोड़ दीजिए। बाकी ब्यूटेन प्रोपेन आप कह सकते हैं, लेकिन ऐसे मत कहिए, एक काम कहिए ना, बायोगैस में मीथेन प्लस इथेन को रखिए, प्लस दोस्तों बायोगैस में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या दोस्तों? अरे बायोगैस तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे इंपॉर्टेंट, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा बायोगैस का
एलिमेंट पूछ रहा है, कौन बायोगैस में और कौन कौन सी गैसें होती हैं ज्यादा मात्रा में, उस हिसाब से आप देखिएगा। कह रहा बायोगैस संयंत्र में कौन सी प्रक्रिया होती है, किण्वन की प्रक्रिया होती है, फर्मेंटेशन जिसे आप कहते हैं, ठीक है, किण्वन की प्रक्रिया। अरे गोबर को सड़ाया जाता है भाई, किण्वन में क्या होता है बताइए, गोबर को सड़ा गलाकर उत्पन्न की जाती है, गैस उत्पन्न की जाती है, ठीक है, यही तो होता है, क्या और कुछ होता है बताइए। गोबर को सड़ा गलाकर क्या कर दिया जाता है, उसमें गैस पैदा की जाती है, यही तो गोबर गैस संयंत्र, और क्या है, और कुछ थोड़ा होता है इसमें, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। कर गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार दोस्तों किसने किया था, इसके आविष्कार में देखिए कुल 2-3 लोग हैं। आईसीआर के कुछ वैज्ञानिक हैं, जैसे नाम आता है एस वी देसाई, ठीक है, नोट कीजिएगा, दो सबसे महत्वपूर्ण दोनों लोगों ने मिलकर किया था, एस वी देसाई, केवल देसाई भी याद रख सकते हैं, ठीक है, देसाई साहब और विश्वास साहब, दो लोग थे, विश्वास में नाम था यस्सी विश्वास, यस्सी विश्वास, ठीक है, इन दोनों लोगों ने मिलकर दोस्तों, ये दोनों लोग दोस्तों आईसीआर के वैज्ञानिक थे, ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ठीक है, और वहां रहकर दोस्तों 1941-42 के दौरान दोस्तों इन्होंने क्या किया था, यह बायोगैस संयंत्र बिठाया था, ये आप याद रखेंगे। लेकिन एक नाम और आता है डॉक्टर रामबख्श सिंह, ठीक है, एक अलग नाम आता है डॉक्टर रामबख्श सिंह, ठीक है, रामबख्श सिंह, एक जगह पड़ता है सीतापुर, सीतापुर में दोस्तों इन्होंने गोबर गैस का एक प्लांट लगा दिया था, ठीक है, तो कभी कभी इनका नाम भी आता है, तो देखिएगा आपके एग्जाम में पता नहीं क्या विश्वास साहब से पूछता है, देसाई साहब को पूछ लेता है, रामबख्श सिंह जी को पूछ लेता है, तो थोड़ा सा अलर्ट होकर पढ़िएगा, ये आपके लिए बहुत प्यारा सा सवाल है, ठीक है। और आगे बढ़िए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब तक हम लोगों ने 7 विषय पढ़ लिया। आप मेरे साथ अगर पढ़ रहे होंगे तो 8वां विषय बहुत जल्द दोस्तों हमारा समाप्त होने वाला, और 8वां विषय समाप्त हो जाएगा तो हम 9वें विषय की तरफ मूव करेंगे और हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी, ठीक है। तो अभी के लिए दोस्तों मैंने आपको पूरा प्राचीन इतिहास, पूरा मध्यकालीन इतिहास, पूरा आधुनिक भारत के इतिहास का एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक मैंने कंप्लीट करा दिया। इसी तरह से पूरा संविधान, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल करा दिया, भौतिक विज्ञान करा दिया। 500 लेक्चर क्यों भाई, हम तो अपने 500 प्लस छोड़िए, हम तो अपने 542 लेक्चर को कंप्लीट कर ली। यहां 15,000 क्यों, हम तो दोस्तों 16,260 सवाल कंप्लीट कर लिए, है कि नहीं। तो जितना लिखा है उससे कहीं आगे दोस्तों हम लोग चल रहे हैं, ये आप ध्यान देंगे। तो अभी तक तो हमारा 7 विषय कंप्लीट हुआ, ये 8वां विषय बहुत जल्द दोस्तों ये कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला दे रहा है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये एलपीजी का फुल फॉर्म है। कभी कभी दोस्तों ये फुल फॉर्म पूछ लेता है कि बताइए एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्या बताएंगे, लिक्विड पेट्रोल, एल फॉर लिक्विड, पी फॉर पेट्रोलियम, जी फॉर गैस। कह इसके मिश्रण में कौन कौन से अवयव होते हैं, तो अवयव में सबसे महत्वपूर्ण जो है दोस्तों वो है ब्यूटेन और प्रोपेन। कौन कौन होते हैं, ब्यूटेन और प्रोपेन, ये दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण अवयव हैं, एलपीजी के अवयव हैं, ठीक है। इसी तरह से सीएनजी की बात पूछता है आपसे, सीएनजी को कहते हैं, सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है, देखिए दे भी रहा है, पूछ रहा है सवाल, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है, तो सी माने कॉम्प्रेस्ड हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, कॉम्प्रेस्ड, एन माने नेचुरल हो जाता है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। सीएनजी को लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं और इसे कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल, करा भारत में जो पहला एलपीजी टर्मिनल था ये दोस्तों कहां लगाया गया है, तो याद रखेगा इसे गुजरात में स्थापित किया गया। गुजरात में एक जगह पड़ता है दाहोद, ठीक है, दाहोद। तो गुजरात के दाहोद में पहला एलपीजी टर्मिनल दोस्तों लगाया गया है, आप याद रखेंगे। और पहला एलपीजी सिलेंडर दोस्तों कहां बटा, ठीक है, एलपीजी जो हम लोग सिलेंडर यूज करते हैं, ठीक है, ये सिलेंडर दोस्तों सबसे पहले मुंबई में बटा था, ठीक है, मुंबई में। उस समय दोस्तों वहां सेल कंपनी थी, कौन सी थी, सेल कंपनी थी, उसी का सिलेंडर आता था। बाद में दोस्तों, बाद में कोलकाता में बटा, ठीक है, कॉमर्शियल रूप से, ठीक है, बाद में कोलकाता में यह शुरू हुआ था, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये भी, वो तो एलपीजी सिलेंडर जो हम लोग घरों में यूज करते हैं उसकी बात है, ये एलपीजी टर्मिनल था, तो इसको भी आप याद रखेंगे, गुजरात के दाहोद में। करा बायोडीजल दोस्तों ये किन पौधों से प्राप्त होता है, कुछ तो रटे रटाए उत्तर हैं आपके कि बायोडीजल प्राप्त होता है जेट्रोफा से,
ठीक है, जेट्रोफा, जेट्रोफा जिसे आप रतन ज्योत के नाम से जानते हैं, ठीक है, रतन ज्योत इससे प्राप्त होता है। दूसरे नंबर पर दोस्तों आप लिखते हैं, कभी कभी पढ़ते हैं सूरजमुखी, जी हाँ सूरजमुखी, आप कहते हैं सूरजमुखी से भी सर प्राप्त होता है। तो ये तो दो तो आसान हो गए, बाकी मूंगफली वगैरह वो सबसे आसान हो गए। और लिखिए पोंगा मिया, नहीं सुना होगा आपने, पोंगा मिया नाम सुना है क्या? पोंगा मिया का, पोंगा या करंज सुना होगा, करंज का पौधा, करंज, ठीक है, ये करंज को ही पोंगा मिया कहते हैं, जैसे जेट्रोफा रतनजोत को कहते हैं वैसे करंज को ये बोलते हैं, ठीक है। या फिर कैनोला का नाम सुना होगा, कैनोला, ठीक है, कुछ भी दोस्तों इसमें से आ सकता है। कैनोला का नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो कैलिफोर्निया, सैलिकार्निया, सैलिकार्निया, ठीक है, कैलिफोर्निया, सैलिकार्निया, सैलिकार्निया, ठीक है, सैलिकार्निया, ये सब जो आपको बताया दोस्तों इत्यादि कर लीजिए, ये सब जो बताया ये सब दोस्तों बायोडीजल पौधे, ये सब क्या है? बायोडीजल पौधे। यहाँ पे सूरजमुखी भी है, मूंगफली भी है, ठीक है। करा गैसोहाल में किसका मिश्रण होता है दोस्तों, ये आप बताइए। गैसोहाल का नाम आपने कई बार सुना होगा, लेकिन ये किसका मिश्रण होता है आपको नहीं पता होगा। तो गैसोहाल जो होता है दोस्तों, दो चीजों का मिश्रण होता है। एक होता है गैसोलीन, गैसोलीन कहते हैं पेट्रोल को, किसे कहते हैं? गैसोलीन का मिश्रण होता है, तो गैसोलीन कहते हैं पेट्रोल को, और पेट्रोल को मिलता है इसमें एथेनॉल। आप पेट्रोल पंप पर जाइए तो वहां लिखा रहता है एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल। अभी भारत सरकार ने कहा कि कम से कम 10% एथेनॉल दोस्तों मिश्रित होना चाहिए, मतलब 90% पेट्रोल होना चाहिए, 90% पेट्रोल होना चाहिए और 10% दोस्तों एथेनॉल होना चाहिए। ये गवर्नमेंट का भी ये फार्मूला चल रहा है, ठीक है। तो एथेनॉल का मतलब यहां पे क्या हो जाएगा? एथेनॉल का मतलब सीधा सीधा एथिल एल्कोहल से, एथिल एल्कोहल से है, और इन्हीं दोनों को का मिश्रण जो होता है, यानी पेट्रोल और एथेनॉल का मिश्रण ही क्या कहलाता है? गैसोहाल कहलाता है। थोड़ा सा मिला करके दे दिया तो बच्चा डाइवर्ट हो जाता है, परेशान हो जाता है। पढ़िए ध्यान से। करा गैसोहाल में एल्कोहल क्यों मिलाते हैं? अभी हमने क्या किया, फिलहाल तो इसे हम एथिल एल्कोहल कहते हैं, केवल एल्कोहल नहीं कहते हैं, एल्कोहल का सबसे सामान्य रूप है, ठीक है, एथिल एल्कोहल। लेकिन एथिल एल्कोहल मिलाते क्यों है? ठीक है, तो याद रखेगा, आप पढ़ते हैं कि पेट्रोल की गुणवत्ता को मापने के लिए ऑक्टेन नंबर होता है, और ऑक्टेन नंबर पेट्रोल की गुणवत्ता मापता कैसे है? वो कितना उसका जो है दर कितना स्फोटन है उसके आधार पर है। तो जब कभी इसमें एल्कोहल या एथेनॉल मिला दिया जाता है तो उसकी ऑक्टेन संख्या बढ़ जाती है। ऑक्टेन संख्या बढ़ना मतलब गुणवत्ता बढ़ना, ठीक है। तो याद रखेगा, ऑक्टेन संख्या इसको मिलाने से क्या हो जाती है? ऑक्टेन संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। और किसी अगर पेट्रोल की ऑक्टेन संख्या बढ़ गई, इसका मतलब है कि पेट्रोल की गुणवत्ता दोस्तों बढ़ गई है, ठीक है, पेट्रोल की गुणवत्ता बढ़ गई। सीधा सीधा ऑक्टेन संख्या का संबंध किससे होता है? पेट्रोल की गुणवत्ता से होता है। इसी तरह डीजल की गुणवत्ता को किसमें मापते हैं? सीटेन संख्या में मापते हैं, ये आप याद रखेंगे। देखिए अगला सवाल भी दे रहा है कि ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता की माप है। अगर सवाल आएगा तो क्या बताएंगे? याद रखेगा, पेट्रोल की गुणवत्ता का माप कौन है दोस्तों? ऑक्टेन संख्या है, ये आप याद रखेंगे। इसी तरह से एक सवाल दे रहा, सुनिएगा, करा टेट्रा इथाइल लेड, ठीक है, पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? दोस्तों ये जो लेड होता है ना, ये लेड इसलिए मिलाया जाता है कि उसकी अस्फोटन क्षमता दोस्तों बढ़ जाती है। विस्फोट जो होता है, मतलब पेट्रोल क्या है, वो जो टूटते हैं वो उससे ऊर्जा ज्यादा मिलती है। तो पेट्रोल की आप कह सकते हैं, इसका एक बड़ा अच्छा सा नाम है यार, उसको क्या बोलते हैं? अरे जो आवाज आती है, एंटी नॉकिंग, ठीक है। तो लिखिएगा, पेट्रोल की एंटी नॉकिंग, ठीक है। तो इससे क्या होता है दोस्तों? पेट्रोल की एंटी नॉकिंग रेट जो है, या इसी को अवस्फोटन दर क्या हो जाती है दोस्तों? इससे बढ़ जाती है, ये आप याद रखेंगे। और इसीलिए इस टेट्रा एथाइल लेड को मिलाते हैं, और इससे प्रदूषण भी कम होता है। एक चीज और याद रखिएगा, इसको मिलाने से प्रदूषण क्या होता है दोस्तों? कम होता है, याद रखिएगा। देखिए कुल मिला जुला के होता क्या है, पेट्रोल पूरा जले, ज्यादा उष्मा मिले, उसी लिए सारा काम किया जा रहा है, अन्यथा यह सब करने की आवश्यकता नहीं थी। इसी तरह का सीटेन संख्या किसी गुणवत्ता की माप है? तो याद रखिएगा, डीजल की गुणवत्ता, डीजल की
डीजल की गुणवत्ता की माप दोस्तों क्या है? सीटेन संख्या है। क्या है? सीटेन संख्या है। जैसे यहां आप ऑक्टेन संख्या पढ़ रहे थे, उसी सीटेन संख्या ये डीजल की गुणवत्ता की माप है, याद रखेंगे। करा आज भी दोस्तों भारी वाहन ले लीजिए, ट्रक ले लीजिए, बस ले लीजिए, इसमें डीजल का उपयोग होता है, जबकि दोस्तों ज्यादा फायदा तो है कि पेट्रोल का यूज होता, क्योंकि डीजल ज्यादा प्रदूषण फैलाता है, पेट्रोल कम फैलाता है। तो भैया डीजल का यूज क्यों होता है? आप कल्पना किए कभी? आप जितनी बड़ी गाड़ियां लेंगे, अब लोग कहेंगे सस्ता पड़ रहा है। नहीं, सस्ता महंगा से मतलब नहीं है। सस्ता पड़ता तो मिट्टी के तेल डाल के चलाओ, कोयला फूक के चलाओ। हाँ, तो सस्ता महंगा वाला है मामला नहीं है, क्योंकि याद रखेंगे भारी वाहन में लिखेगा क्योंकि भारी बोझ ढोने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है, और अधिक ऊर्जा अधिक शक्ति कौन प्रदान करता है? डीजल। ठीक है, याद रखेगा डीजल जो है दोस्तों ये अधिक ऊर्जा देने के लिए दोस्तों जिम्मेदार है। पेट्रोल से ज्यादा ऊर्जा दोस्तों डीजल देता है, इसीलिए भारी वाहनों में पेट्रोल का यूज नहीं किया जाता है, बल्कि डीजल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैविक गैस दोस्तों कौन सी है? तो आपने पीछे पढ़ा था बायोगैस जो है दोस्तों, इसे ही तो क्या कहा जाता है? जैविक गैस कहा जाता है, और ये किण्वन के फलस्वरूप पैदा होती है। ठीक है, किण्वन के फलस्वरूप ये उत्पन्न होती है, ये आप याद रखेंगे, जैविक गैस, जिसे आप बायोगैस भी कहते हैं। ठीक है, और आगे चलिए। करा ईंधन के अपूर्ण दहन से, मान लीजिए अगर ईंधन पूरा नहीं जला तो कौन सी विषैली गैस पैदा होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर अपूर्ण दहन हुआ है तो अपूर्ण दहन से क्या पैदा होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्तों यह गैस पैदा होती है, और आप इसको लिखते हैं CO से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखेंगे। इसी तरह आपने पढ़ा था कि कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्तों ये सिगरेट के धुएं से भी दोस्तों ये गैस निकलती है। ठीक है, सिगरेट के धुएं से भी दोस्तों कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपका पुनः जवाब हो जाएगा, यह आप याद रखिएगा। ठीक है, और आगे बढ़िए। करा जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड निकलते हैं, और उनको क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है अम्लीय ऑक्साइड। क्या कहा जाता है? ये जो दे रहा है दोस्तों, ये सभी के सभी अम्लीय ऑक्साइड के उदाहरण है। तो या तो परीक्षा में अम्लीय ऑक्साइड दे सकता है, या तो एक नाम और दे सकता है एग्जाम में, एसिड एनहाइड्राइड। क्या दे सकता है? एसिड तो अम्लीय को ही बोल रहा है, एनहाइड्राइड दे सकता है, एनहाइड्राइड। ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड दे सकता है। ये कब होता है? जब जीवाश्म ईंधन के जलने पर जो कार्बन मुक्त होती है या निकलती है, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड जो निकलते हैं, उससे संबंधित है। करा हाइड्रोजन के पूर्ण दहन पर, देखिए लिख रहा पूरा दहन हो गया। हाइड्रोजन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप क्या प्राप्त होगा? और हाइड्रोजन पूरा जल गया तो क्या क्या मिलेगा दोस्तों? तब दो चीज मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। यानी यहां क्या हो जाएगा? लिख लीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा पूर्ण दहन पे। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल यानी पानी। ठीक है, यही दोस्तों प्राप्त होता है, एक हाइड्रोजन के पूर्ण दहन से दोस्तों प्राप्त होता है, ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल दे रहा दोस्तों, गैसीय ईंधन का उदाहरण है। ठीक है, गैसीय ईंधन का उदाहरण क्या है? बहुत आसान उदाहरण की बात करें तो दोस्तों प्राकृतिक गैस को ही ले लीजिए। प्राकृतिक गैस में आप चाहे LPG को ले लीजिए, चाहे CNG को ले लीजिए, ये दोनों तो दोस्तों गैसीय ईंधन के उदाहरण हैं। लेकिन कुछ हटके आप देखिए, जैसे हटके देखेंगे तो परीक्षा में आता है कोल गैस। आप भली भांति जानते हैं कि कोयला के जलने के फलस्वरूप ये कोल गैस बनता है, लेकिन है तो गैस, इसलिए गैसीय ईंधन में इसको भी रख लेते हैं। इसी तरह से दोस्तों भाप अंगार गैस, जिसे आप वाटर गैस बोलते हैं। ठीक है, भाप अंगार गैस, जिसे आप क्या कहते हैं? जिसे हम और आप वाटर गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? वाटर गैस। ठीक है, इसी तरह वायु अंगार गैस, जैसे भाप अंगार गैस होता है, इसी तरह से वायु अंगार गैस भी होता है। यह भी एक तरह का गैसी, सब गैस वाले तो गैसीय ईंधन में भी आएंगे, तो याद रखिएगा। इसी तरह तेल गैस भी दोस्तों इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तेल गैस आदि, तो याद रखेगा दोस्तों, एक गैसीय ईंधन में हम किसको किसको रखते हैं? बच्चे को रटा पड़ा है प्राकृतिक गैस, LPG, CNG। अरे दुनिया में उससे आगे निकल कर जाइए।
एग्जामिनर जब आपसे कोल गैस पूछ देगा या जब आपसे भाप अंगार गैस पूछ देगा तो आप भी भाप से जैसे डर जाते हैं, जैसे भाप बहुत खतरनाक जलाता है, वैसे आप भी दोस्तों डर जाएंगे। ठीक है, तो पढ़िए ध्यान से क्या एग्जामिनर पूछ सकता है, थोड़ा अपडेट होके भी पढ़ते रहिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, 30 सवाल कितना जल्दी खत्म होता है, लेकिन रफ्तार भी यही होनी चाहिए। परीक्षा में रफ्तार भी होनी चाहिए। अब सोचिए कि मैं तो इतना डिटेल में पढ़ाता हूँ, 30 सवाल पढ़ाने में 30 मिनट का समय लगता है मोटी मोटा, जो 4-5 मिनट एक्स्ट्रा जाता है, जैसे मैं यहीं पर अब आपको बताऊंगा इन सब चीज़ों पर, तो मैं 1 मिनट 2 मिनट खत्म होगा। इसको आप हटा देंगे तो 30 सवाल पढ़ने में हम लोगों का 30 ही मिनट जाता है। 1 मिनट में 1 सवाल की व्याख्या बहुत अच्छी स्पीड है, बहुत अच्छी स्पीड है। और आपको एग्जाम टाइम में व्याख्या थोड़े करनी होती है, आपको तो एग्जाम टाइम में सीधा जवाब देना है, तो आपके लिए तो 10-20 सेकंड भी काफ़ी है, सेकंड काफ़ी। हम तो 60 सेकंड ले रहे हैं, आप तो 10-20-30 सेकंड में अपना उत्तर सवाल पढ़िए, जवाब दीजिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आप एक काम कीजिए, अभी स्टडी 91 ऑफिशियल ये हमारा एप्लीकेशन, इसे डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, एक मौका दीजिए, हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करके देखिए, बहुत अच्छी क्लास चल रही दोस्तों, विश्वास मानिए। कंप्लीट हिस्ट्री का बैच एक बार ज्वाइन करके देखिए, आपको लगेगा जिंदगी में इतनी अच्छी पढ़ाई आपने कभी नहीं किया, बचपन से लेकर आज तक। लाखों रुपए आपने खर्च किया होगा, एक बार थोड़ा सा और खर्च कर लो, यहाँ तो 1000 की बात हो रही है। ठीक है, आप पढ़ के देखो, बहुत शानदार सा बैच है, मतलब दिल खुश हो जाएगा, आपको लगेगा कि पहली बार पढ़ाई लिखाई के लिए हमारा जो पैसा गया है वो सही जगह पे गया है। आप पढ़ के देखो, बहुत बेहतरीन बैच है। ये मैं कोर्स सेल करने के लिए नहीं बुला रहा हूँ, ठीक है, आप पढ़ के देखो, नहीं अच्छा लगेगा तो बता देना, आपकी फीस वापस करा दूंगा, प्रॉमिस है मेरा। लेकिन आप ईमानदारी से बताऊं, आप कह ही नहीं सकते कि अच्छा नहीं है। भाई एक बच्चे को क्या चाहिए, अच्छी क्लास चाहिए, बढ़िया कंटेंट चाहिए, वो है हमारे पास। आप आइए, एक मौका दीजिए, बस इसीलिए बुला रहे हैं। ठीक है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कहीं कोई डाउट है, कुछ पूछना है, समझना है तो कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।